पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। आप सभी का स्वागत है और आप सभी को आज 14 अप्रैल की डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अंकुर चपराना आप सभी का लाइव पैक्स एकेडमी या मेंटोर जी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का दिन को हम एक इस विशेष रूप के दिन में देखते हैं कि आज के दिन ही हमारे ऐसे महान शख्सियत या हमारे महान व्यक्तित्व, हमारे परम आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ। और जन्म से और उनकी जो अंतिम सांस की जो पूर्ति थी या पूर्ण रूप से उनका शरीर पूरा हुआ, वहाँ तक कि उनकी थोड़े सा एक व्याख्या हम करेंगे और उनके जीवन परिचय को एक बार हम देखना चाहेंगे। और मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है और प्रार्थना है, कृपया किसी भी बात को मेरी को किसी धर्म, जाति या किसी को अन्य ठेस ना पहुंचाने के कारण मैं ये बातें आपको नहीं बताने जा रहा हूं, बल्कि इस बात के पीछे उद्देश्य ये है कि ऐसे महान व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म या जाति या किसी भी वर्ग से आते हों, लेकिन उनके अंदर जो कर गुजरने की जो आग थी या चिंगारी थी, हम उसको नमन करते हैं। हम उस देव को नमन करते हैं जिस देव ने, जिस महान शख्सियत ने इस भारत देश के इस संविधान को, इस इतने जरूरी संविधान की इस समिति के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उसके विपरीत करने वाली सभी संख्याओं को या सभी संख्याओं के अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए मरने वाले लोगों को उस चीज़ तक या उस तख्ते तक पहुंचाया जो आज हम उस समानता के अधिकार के लिखने में हम योग्य हैं, या उस समानता के अधिकार को हम लिखने के जो काबिल हैं, आज उसी की देन हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की है। समानता का अधिकार, हमारे स्वतंत्र का अधिकार से पहले लिखवाने का काम हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने करा। प्रारूप समिति, सबसे मुख्य समिति जो हमारी प्रारूप समिति भारतीय संविधान का एक भाग था या भारतीय संविधान की समिति थी, उस समिति के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कहने को या मानने को तो उसमें 7 सदस्य थे, लेकिन 7 में से एक सदस्य देश के बाहर चला गया, 2 सदस्य हमारे आउट ऑफ स्टेशन हो गए, मतलब दिल्ली से बाहर चले गए, एक सदस्य ने वहाँ से इस्तीफा ले लिया या बीमारी के कारण नहीं आ पाया। कुल मिला के बात यह है कि उस सभा में एकमात्र हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का उसमें पूरा का पूरा योगदान है। और उसी के बलबूते पर आज हम जो संविधान अपना इस संपूर्ण देश का या हमारे संपूर्ण संविधान को हम जो एक लिखित रूप में देखते हैं, उसमें सबसे बड़ा हाथ या आप बोल लीजिए कि सबसे बड़ा जो काम है, सबसे बड़ी मेहनत जो है वो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की है। देखो, मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा कि उनकी माता का नाम क्या था, उनकी कौन सी जाति थी, उनका कौन सा धर्म था, ये आप सभी को पता है, ये आप सभी को पता है, आप चाहे किसी भी जाति के हों। और अगर नहीं पता तो आप जीने के हकदार नहीं हैं इस आज के सर्व समाज लोगों के बीच में। क्योंकि अगर आपको इतनी बड़ी हैसियत या इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े पढ़े लिखे महान व्यक्ति के नाम के बारे में आप नहीं जानते, उसके घर परिवार या उसकी शिक्षा के बारे में नहीं जानते, तो इससे कोई बुरी बात हमारे समाज के लिए नहीं हो सकती। जिस शख्स के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ, उसके जीवन से, उसके मतलब जन्म से और उनके अंतिम सांस तक की बात थोड़ी सी परिचय मैं आपको दूंगा। और उसमें एक घटना के तौर पर मैं आपको बताऊंगा। उनकी घटनाएं बहुत हैं, बहुत घटनाएं हैं। मैं जितनी भी आपने आजकल घटनाएं सुनी होंगी वो सब सच्ची घटनाएं हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ अभी 10% घटनाएं आपके सामने पेश हुई हैं। और अगर आपको पढ़ना ही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, तो यूट्यूब पे बहुत कम ज्ञान है। यूट्यूब पे तो उनका मान लीजिए 0.5% ज्ञान ही यूट्यूब पर मिला हुआ है हमारे। जो उनकी किताब है खुद की लिखी हुई, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, उनकी एक बायोग्राफी है, उसमें 6 अध्याय हैं। उन 6 अध्याय को आप पढ़िए। उन 6 अध्याय में से उनके 4 अध्याय तो अपने ही बारे में लिखे हुए हैं कि क्या समस्या उन्होंने फेस करी हैं, क्या उनकी आर्थिक स्थिति रही है, क्या उन्होंने देश के बाहर फेस किया है या देश के अंदर फेस किया है। 4 अध्याय तो उसी किताबों में उन्हीं चीज़ों को लेके हैं। 2 अध्याय और अन्य महापुरुष के बारे में उन्होंने लिखा है और व्यवस्था उन्होंने बनाई है। तो पढ़ना है तो आप किताबी ज्ञान लीजिए, लेकिन आप उस व्यक्ति को एक धर्म या जाति से ना जोड़कर एक आप उस व्यक्ति की सोच को, उस व्यक्ति की मेहनत को एक सैल्यूट करते हैं और दिल से उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहता हूं और अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। देखिए, माता का नाम, पिता का नाम आप कहीं भी पढ़ लो, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। छोटा सा गाँव उनका, जिस गाँव में एकमात्र बोल लीजिए आप निम्न बिरादरी या निम्न जाति के लोग रहते थे। ठीक है, निम्न जाति के लोग रहने के साथ साथ उनका गांव का नाम बहुत लोगों ने सुना हो और ना सुना हो तो उनका मोहना उनका गांव का नाम था और उनकी जाति थी महार। पिताजी उनके सूबेदार थे। सूबेदार एक आर्मी में बहुत अच्छी रैंक होती है। उस रैंक के बाद उनके पिताजी का निर्णय हुआ कि हम अपनी संतान में से किसी न एक संतान को पढ़ाने की कोशिश करेंगे।
निम्न जाति के थे। और इस जाति में या इस देश में उस टाइम जो व्यवस्था थी, आप मैं बात सच बता रहा हूँ, किसी को बुरी लगनी और लगो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जिस समाज से हूँ या आप जिस समाज से हो वो आप एक लिमिटेड सोच रखते हो, लेकिन आपको ये सोच बदलनी होगी और उस महान व्यक्ति के प्रति आपको आगे आना होगा, उनको सैल्यूट करना होगा, और जो उन्होंने काम किए हैं उनको सराहना देनी होगी। और जो काम किए हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं करे, जो समाज दबे और नीच जाति के लोग थे या नीच जाति का समाज था, निम्न जाति के जो वर्ग था, उन सभी के लिए उन्होंने काम किया है। या जो भी समाज में दबता हुआ था उसके लिए काम किया है, जैसे महिलाओं के लिए काम किया है, बच्चों के लिए काम किया है, अपने समाज के लिए किया है, या स्वर्ण समाज की जो सोच थी उस टाइम उसके खिलाफ उन्होंने काम किया है। तो उसी काम को हम आज बात करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट ध्यान से सुन लीजिए। जो मैं उनकी कुछ घटनाएं आपके सामने बता रहा हूँ, मैं पढ़ के आया हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ा है, थोड़ा बहुत यूट्यूब से देखा है, उस ज्ञान को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपके जीवन में बदल सकती हैं, ये कुछ चीज़ें आपके दिमाग को बदल सकती हैं, तो बहुत अच्छा होगा, वरना इस चीज़ को यहीं बंद करो और जो करना है आपको कर सकते हो। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप उनके हाथ में कथा पढ़ो या उनके बारे में पढ़ो, आपको जो करना है करो। लेकिन मेरा कहना यह है कि 14 अप्रैल के दिन डीजे या उनकी जयंती या उनकी धूमधाम से गोला बारूद छोड़ने की बजाय, मैं ये नहीं कह रहा आप छोड़िए, कि उनके साथ साथ आप उनके चरण थे या उनके जो कर्तव्य थे या जो उन्होंने कर्म किए, आप उनका सिर्फ 10% भी कर लो तो इस देश का खुद ही भला हो जाएगा, उस समाज का खुद ही भला हो जाएगा। अन्यथा आप ऐसी ही चीज़ों में उत्पीड़न होते रहेंगे। आज भी उनके इस महान काम के लिए या उनकी इतनी मेहनत के बावजूद भी इस समाज में या इस देश में कुछ ही % प्रभाव या कुछ ही % बदलाव हुआ है। आप अभी भी 100% बदलाव मत मानना। और अगर आपको बदलाव देखना है कि कितना बदलाव हुआ है, वो एकमात्र कारण है कि उन्होंने बोला था कि अगर आपको किसी समाज की तरक्की देखनी है तो आप उस समाज की महिलाओं का उत्पीड़न या महिलाओं की भागीदारी देख सकते हैं, या उस महिला की उस समाज में कितनी अहमियत है उसको आप उनका आकलन कर सकते हैं। तो उनका कहने का उद्देश्य यही था कि अगर हमें किसी भी समाज की उन्नति, प्रगति या उसकी महानता देखनी हो तो वहाँ की महिलाओं की व्यवस्था या दुर्दशा देख सकते हो। उसी से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इसीलिए उन्होंने इन सभी कामों पर काम किया, उन्हीं सभी वर्गों पर काम किया जो उस टाइम बहुत ही गिरे हुए थे या बहुत ही निम्न जाति या निम्न वर्ग से संबंध रखते थे। एक घटना है उनकी, जैसे वो जब शुरू में पढ़ने का उन्होंने सिलसिला उठाया तो पढ़ने के साथ साथ कुछ PDF में लाया हूँ उनकी, जहाँ से वो पढ़े हैं, लेकिन ये नाम मात्र दिखावा है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ सत्य है और बिल्कुल आप इसको दिमाग में बैठा सकते हैं। उन्होंने फैसला लिया कि मुझे पढ़ना है। वे कई भाई बहन थे, आपको सभी पता है, लगभग 14 भाई बहन में सबसे छोटे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो उन्होंने अपनी माता से बोला कि माता मुझे पढ़ना है। माता को पता था जो समाज में स्थिति या दुर्दशा चलती है उस समाज की, जो SC ST OBC वगैरह की जो दुर्दशा थी उस टाइम, वो बहुत ही नीच थी। तो ये जो इस वर्ग से थे वहाँ तो बिल्कुल ऐसा मान लीजिए इतना छुआछूत था कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो कितना छुआछूत था। उन्होंने अपनी माता से आग्रह किया कि माता मुझे स्कूल जाना है। माता को पता था कि भाई स्कूल जाने का तो हमें अधिकार नहीं है, आप स्कूल की बात कर रहे हो, हमें किसी से बात करने का अधिकार नहीं है, कहीं बैठने का अधिकार नहीं है, ठीक है, खुले में लौटने का, खुले में बैठने का अधिकार नहीं है, कहीं मंदिर मस्जिद कहीं जाने का अधिकार नहीं है। उनकी माता ने बोला कि भाई हम जिस वर्ग से आते हैं उसमें हमारे ये अधिकार नहीं है। तो छोटा बच्चा था 5-6 साल का, उन्होंने कहा अधिकार क्या होते हैं जी? उन्हें बोला अधिकार ये होते हैं बेटा कि जिस चीज़ को हम खा रहे हैं या पका रहे हैं या पहन रहे हैं उस चीज़ की हम व्यवस्था कहाँ से कर रहे हैं, हमें वही अधिकार नहीं है। बोला ये कैसे होता है? बोला होता है, बड़ा होगा समझ जाएगा, पढ़ लिखने की अगर तेरी उम्र हो, तेरा मन हो तो पढ़ लिख ले, लेकिन हमें यह अधिकार नहीं है। उसने बोला कैसी ना कैसी आप मुझे स्कूल तक पहुँचाओ। तो उनका स्कूल था, एक लोकल गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, उसमें उनका एडमिशन हो गया सिर्फ एक कारण से, क्योंकि उनके पिताजी सूबेदार थे। सूबेदार से रिटायर्ड थे लेकिन थे निम्न जाति के। उसके बावजूद भी उन्हें काफ़ी चीज़ें झेली, लेकिन उनके बावजूद उन्होंने उसका एडमिशन डॉक्टर भीमराव का करा दिया। एडमिशन करा दिया तो उनमें क्या व्यवस्था थी वहाँ स्कूलों में, जो भी टीचर आता था तो वहाँ बैठने उठने की सभी व्यवस्था थी, खाने पीने की व्यवस्था थी। तो जो भी बच्चा पढ़ने में अच्छा था उसे आगे बैठाया जाता था, जो कुछ हल्का था उसे पीछे।
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी गए तो उन्हें क्या क्या, तो सबसे क्लास में सबसे लास्ट में एक तरफ जूते चप्पल निकाल के जो लोग बैठते थे, पीछे कोने में जूते चप्पल निकाल देते थे, तो वो सीट पर आगे बैठ जाते थे या अपनी दरी या कट्टे पे बैठते थे। तो जहाँ उनके जूते चप्पल थे उनको वहाँ बैठा दिया गया और पता लगा कि ये तो निम्न जाति से है या जो इस जाति से बिलोंग करता है। बच्चे जो थे वो छोटे थे, लेकिन उनके समाज ने उनको ये बता रखा था कि हमारा समाज ये है, हम इस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो निम्न समाज के लोगों से हमें नहीं बात करनी, नहीं उनसे दोस्ती करनी है, नहीं उनसे पढ़ाई लिखाई कुछ बातें शेयर करनी है। तो इसी प्रेरणा को लेके बच्चे स्कूल आते थे। वो निम्न जो हमारे उच्च बिरादरी के बच्चे थे या स्वर्ण समाज के बच्चे थे, तो वो स्कूल गए तो बैठने की व्यवस्था उनकी कराई गई एक कोने में, जहाँ उनके अन्य बिरादरी के बच्चों के जो जूते चप्पल निकले हुए होते थे। वहाँ बैठ गए, दरी अपनी ले गए, धोताई बोलते हैं जिसको, बिठा के बैठ गए बिछा के। अब मास्टर जो इस सवाल पूछता तो वे एक जन्म से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे। तो जैसे पूछा 7 और 5 कितने होते हैं, बच्चों ने किसी ने हाथ नहीं उठाया, किसी ने गलत बताया, तो उन्होंने हाथ उठा लिया। टीचर का ध्यान गया, टीचर ने ध्यान जाते हुए भी उनसे नहीं पूछा सवाल। फिर दोबारा बच्चों से वो दूसरा सवाल पूछा, उनका सवाल का जवाब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास था। उन्होंने फिर हाथ उठाया, उन्होंने फिर धमका के बैठा दिया गया। अब ऐसी क्लास चलती रही। उसके बाद लंच का टाइम होता है, मैं आपके उनके कुछ शुरुआती दिनों की बता रहा हूँ, स्कूल टाइम की। अब क्लास चलती रही, लास्ट में लंच हुआ क्लास के बीच में ही, तो उन्हें लंच करने की अनुमति नहीं मिली और उनकी बोला कि अगर लंच करना है तुम्हें तो कोने में बैठे हो ही उधर दीवार की तरफ मुँह करो और वहाँ लंच करो। उन्होंने दीवार की तरफ मुँह करके अपना खाना चालू कर दिया। अब जैसे खाना चालू किया तो खाना खाने के बाद पानी की उनकी इच्छा हुई पीने की, तो पानी के पास गए तो वहाँ उन्हें पानी की व्यवस्था कोई नहीं करी हुई थी और उन्हें वहाँ से धमका के भगा दिया गया कि तुम्हारे लिए पानी नहीं है, ये शूद्रों के लिए पानी नहीं है, ये स्वर्ण समाज के बच्चों के लिए पानी है। वहाँ पियोन की व्यवस्था थी, सब चीज़ थी, जग थे। तो उन्हें क्या व्यवस्था की गई कि आपके लिए जल की व्यवस्था या पानी की व्यवस्था ये पियोन करेगा और पियोन भी आपको ऊपर से पानी पिलाएगा, हाथ टच नहीं होने देगा। तो पियोन बुलाया, पियोन से बोला कि ये लड़का है, इसको बच्चे को आपको पानी पिलाना है डेली और बिना अनुमति के आपके पानी नहीं पिएगा और जिस दिन आप नहीं आओगे उस दिन भी पानी नहीं पिएगा। ये उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी में है कि नो पियोन नो वाटर, मतलब अगर चपरासी नहीं तो पानी नहीं उस दिन। आप थोड़ा सोच के देख लीजिए, कल्पना कीजिए कि जिस व्यवस्था में आप हैं, जिस स्तर की ज़िंदगी आप जी रहे हैं, मैं खासकर उसी समाज के लोगों से बात कर रहा हूँ जो एससी समाज के लोग हैं, कि जिस व्यवस्था में आप अभी बैठे हैं क्या उसी व्यवस्था में आप पहले से थे? पहले से नहीं थे। आप सभी की व्यवस्था ये थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी, आपके बड़ों की, आपके बुजुर्गों की, आपके बच्चों की व्यवस्था सेम ऐसी थी जैसी मैं बताने जा रहा हूँ जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शुरुआती दिनों में थी। तो इस व्यवस्था की आपकी से उस व्यवस्था से इस व्यवस्था में बदलने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। अगर आप थोड़ा इस समाज में जी रहे हो ना, थोड़ा खुल के चल पा रहे हो, खेल पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, तो सब उन्हीं की देन है। और मैं विशेषकर महिलाओं से बोलता हूँ, सिर्फ उसी महिलाओं समाज की महिलाओं से नहीं, अपने समाज की महिला, स्वर्ण समाज की महिलाओं से भी, कि जो महिला वर्ग इस भारत की जनसंख्या में 50% अपनी वोट रखता हो, 50% की जनगणना में वो अपना भागीदारी हो और वो पूरा का पूरा वर्ग अशिक्षित हो, असमानता का सामना करता हो और उसे बाहर निकलने का या मुंह गाड़ने का कोई भी जो उसको अधिकार ना हो, क्या उस समाज की कभी उन्नति हो सकती थी? क्या उस देश की कभी उन्नति या तरक्की हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। तो इस चीज़ का सभी का सुधार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है, आपको पता होगा। और एक ऐसी महान शख्सियत ज्योतिबा फूले थे, उनके समय में 1848 के आसपास उन्होंने पहली बार एक महिलाओं के लिए स्कूल खोला, महिलाओं को शिक्षा का प्रावधान किया और सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षा प्रदान की। तो ऐसी शख्सियत को हम धन्यवाद करना चाहते हैं। तो फिर बात शुरू वहीं से करते हैं कि उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि नो पियोन नो वाटर, तो उन्हें पानी की कोई व्यवस्था नहीं दी गई। ऐसी काम चलता रहा। आए घर तो काफ़ी नाराज़ थे, काफ़ी जो है हारे थके से लग रहे थे। उनकी माता जी ने पूछे, बताओ बेटा क्या हुआ? कि ऐसे ऐसे हुआ है। उन्होंने बोला अब तुझे पीछे नहीं हटना है। जब मैंने तुझे सारी बातें शुरुआत में बताई थी कि किसी से लड़ना नहीं, किसी से झगड़ना नहीं और परिस्थितियों से हटना नहीं, तो अब तू परिस्थिति से हट रहा है। अब तुझे परिस्थिति से नहीं हटना है। अब तुझे इस देश में, इस समाज में, इस समाज की पूरी ठेकेदारी तुझे लेनी है और सिर्फ एकमात्र जो सहारा है वो शिक्षा है। उन्होंने बोला शिक्षा कैसे?
उन्होंने बोला माता जी ने कि शिक्षा ऐसे कि जितनी ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करेगा उतना ज़्यादा तू चमकेगा, और उस चमक के अनुसार ही लोगों के अंदर जो ऐसी भावनाएं होंगी कि इस वर्ग के लोग भी हमारे संविधान के हिस्सा हो सकते हैं या हमारी इसमें देश में कुछ ना कुछ भागीदारी दे सकते हैं। तो उन्होंने उस दिन ठान लिया कि करना है तो पढ़ना है, और पढ़ना है तो जब ही जीवन बदलना है। जीवन नहीं बदलेगा मेरा ही, लेकिन हम इस सभी वर्ग की जिम्मेदारी जो मैंने ली है उन किसी का भी नहीं बदलेगा। तो उन्होंने पढ़ने का ठान लिया और इतने मशगूल हो गए पढ़ने में कि उन्हें रात दिन का ही पता नहीं लगता। वो उनकी स्कूली शिक्षा से बता रहा हूँ मैं, उनके PhD MA MAd की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनकी स्कूली शिक्षा से बता रहा हूँ कि वो इतने मशगूल हो गए पढ़ने में कि स्कूल शिक्षा में उनके घर आते खाने का नहीं पता, उन्हें पीने का नहीं पता, रात दिन पढ़ते रहते थे। पढ़ते थे 4th क्लास में, पढ़ाई कर ली 8th क्लास तक की पूरी। स्कूल में जाके व्यवस्था ये थी जो फर्स्ट आएगा वो आगे बैठेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर फर्स्ट आते थे, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए एक वैसी व्यवस्था थी कि वो पीछे ही बैठेंगे, क्योंकि वो निम्न बिरादरी के या निम्न जाति में पैदा हुए थे। तो कहीं ना कहीं उन्हें एहसास होने लगा जैसे धीरे धीरे बड़े हुए कि यार ये हमारा कैसा कर्म है, ये हमारा कैसा धर्म है, या ये हमारा कैसा समाज है कि सिर्फ जन्म के आधार पर ही हमको ये बता दिया कि तुम निम्न हो तुम उच्च हो। ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो सिर्फ भगवान के हाथ में है कि किसको किस जाति में उसे जन्म देना है। तो हमारी क्या गलती है? तो बदलने को कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन जो उन्होंने ठाना उससे पूरा देश बदला, पूरा इतिहास बदला। तो पढ़ाई चलती रही। 10वीं क्लास में के आसपास उनके एक टीचर थे, उन्होंने उन्हें एक बुद्ध की जीवनी या किताब के रूप में दी और बोला कि बेटा आप इसे पढ़ो। आज वो बताते हैं कि जितना महत्व मेरे जीवन में उस किताब का है उतना ही महत्व उस टीचर का है जिसने मुझे वो गिफ्ट दिया था। उस किताब को पढ़ा, उसमें जो बदलाव थे, जो लिखा था, उसको ग्रहण किया। उसके बाद उनकी शिक्षा, जो उच्च स्तर की शिक्षाएं उनकी होने लगी। जैसे जो उनकी पहली शिक्षा थी या मैट्रिक शिक्षा थी, एजुकेशन थी, वो एल्फिस्टोन कॉलेज था, इसमें हुई। ठीक है, शिक्षा ठीक ठाक लेवल की हुई। और एक मैंने बताया ना, गरीब घर से तो ताल्लुक़ रखते ही थे, तो निम्न जाति से या निम्न वर्ग से भी ताल्लुक़ रखते थे। तो दोनों बात बिल्कुल कहीं ना कहीं सेम है, क्योंकि वो सताए हुए वर्ग था। वो सताए हुए इतना था कि उनके पास पैसा भी इतना नहीं था कि वो अपनी उच्च शिक्षा को ग्रहण कर सकते हों। फिर आए वो अपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में आने का कारण यही था कि हमारे भारत में उसके खिलाफ या उस समाज के खिलाफ इतनी आलोचना होती थी कि पढ़ने का अधिकार तो था ही नहीं, उन्हें ऐसे निकला भी नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने सोचा कि यार यहाँ पे काम नहीं चलेगा। तो जो उनके टीचर थे जिन्होंने उनको वो बुक गिफ्ट करी थी, मैं उस टीचर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ही उनको एक जो हमारे वहाँ चीज़ें होती है ना कि हमारे समाज में या पहले जो लोग थे, राजे रजवाड़े थे, उनके राजा हुआ करते थे। तो एक गायकवाड़ राजघराना था, जो राजघराना था उसके राजा से उन्होंने गुजारिश करी कि इस बच्चे को आप, ये होनहार बच्चा है और ये पैसे से वंचित है, इसको आप कुछ छात्रवृत्ति प्रदान करें या आप वजीफा के रूप में प्रदान करें। तो उनका नियम ये था कि जो हम वजीफा देंगे वो आप पढ़ाई कर सकते हो, इतना वजीफा पूरा हो सकता है, इतना पैसा देते थे। लेकिन वहाँ से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद या वहाँ से पढ़ने लिखने के बाद आप जो है हमारे लिए ही काम करेंगे, हमारे समाज के लिए, हमारे कल्याण के लिए ही काम करेंगे। एक मिनट, ठीक है, लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही है। तो उन्होंने छात्रवृत्ति प्रदान करी, पढ़ने चले गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, एमए करी और एमए लगभग 10 सब्जेक्ट से करी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनसे। और साथ के साथ दो यूनिवर्सिटी से पीएचडी हैं और 3 बार या 3 टाइम्स वो पीएचडी हैं एमए के साथ साथ। और ये बताते हैं कि जो उनकी डिग्री 8 साल की हुआ करती थी, जो पढ़ाई 8 साल की हुआ करती थी, वो पढ़ाई उन्होंने मात्र 4.5 साल में करी है। कारण 21 घंटे पढ़ना, 20 घंटे पढ़ना, यही उनका कारण था। तो जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है न्यूयॉर्क में, उन्होंने एमए किया यहाँ से और पीएचडी करी। एमए के सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और अन्य सब्जेक्ट भी थे। ठीक है, तो उनने जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, छोटी मोटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क की बहुत महान यूनिवर्सिटी है, तो उसकी जो लाइब्रेरी है
या जो भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति है, स्टैचू है, वो उन्होंने अपने कॉलेज के गेट के सामने लगाई हुई है। अगर आप आज उसमें वर्तमान में आप वहाँ विजिट करोगे तो उनके कॉलेज पे सिर्फ और सिर्फ उनके एक ही छात्र की जो प्रतिमा लगी हुई है वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो वहाँ तक इन्होंने डंका बजा चुके थे अपनी शिक्षा के दम पर। भेदभाव वहाँ भी था, कार्यगोलों का भेदभाव विदेशों में भी था, अमेरिका में भी था, रूस में भी था, लेकिन शिक्षा के आधार पर भेदभाव नहीं था। तो इन्होंने ये डिग्री पास करने के बाद 4 साल का समय वहाँ पे लिया। 4 साल में अपनी वहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर आई हमारे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये दुनिया के टॉप मोस्ट कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। वहाँ से PhD करी 3 बार 3 सब्जेक्ट से। तो एक वहाँ सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी जिनमें रात दिन पढ़ा करते थे। उस लाइब्रेरी के बाहर भी इनकी प्रतिमा लगी हुई है, एकमात्र इनकी प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की लगी हुई है उस लाइब्रेरी के बाहर। और ऐसा बताते हैं कि उस लाइब्रेरी में इन्होंने इतनी पढ़ाई करते थे कि इन्हें एक टाइम खाने का भी पता नहीं लगता था, तो ये अपने पाव या ब्रेड व्रेड खा के गुजारा करते थे। घर की परिस्थिति भी ठीक नहीं थी, छात्रवृत्ति तो मिलती थी, लेकिन घर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो रोजी रोटी डेली का काम करा सके। इनकी जो धर्म पत्नी थी, 5 बच्चे थे, 5 बच्चे, 4 उनके जो एक्सपायर हो गए, 1 बच्चा बचा। उस बच्चे की मरने की भी इनको सूचना नहीं दी इनकी धर्मपत्नी ने, क्योंकि इनके अध्ययन को कहीं ना कहीं आहत होता या ठेस पहुंचती या उसमें अध्ययन में कहीं ना कहीं खंडित होता, कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर डालती वो बातें। तो कोई बीमार होता, किसी की मृत्यु होती बच्चे की, या कोई कुछ हो जाता, ये किसी भी कोई सूचना इनको नहीं दी जाती थी कि ये पढ़ने गए हैं, तो पढ़ने के इनके पढ़ाई का काम सही चलता रहे। तो ये उनसे पियोन से जो है ये एक दिन लंच कर रहे थे, ब्रेड खा रहे थे लाइब्रेरी में, मुंह जो नीचे करके ब्रेड खा रहे थे। तो वो आया पियोन, बोलने लगा, खड़े हो, क्या कर रहे हो? सर ऐसे खाना खा रहा हूँ। ये खाना है और तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ पे लिख रहा है कि खाना यहाँ पे जो है अनिवार्य, मतलब खाना यहाँ पर जो है कोई नहीं खा सकता या निषेध है। उन्होंने बोला सर ऐसे ऐसे बात है और मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं बाहर जाके कहीं होटल पे खाऊं या कुछ करूं। उन्होंने कहा बाहर जाइए, और उन्होंने वो रस्टिकेट कर दिए। मतलब इतनी संकट आने के बाद भी, इतनी दुर्घटना घटित होने के इनके समाज के बाद भी, या घर में इतनी दुर्घटना हो चुकी थी उसके बाद भी इन्होंने अपनी किसी को नहीं बताई, क्योंकि इन्हीं को नहीं पता था। तब इन्होंने लगा कि यार अब मुझे कुछ ना कुछ उन्हें अपने बारे में बताना चाहिए। इन्होंने बताया कि सर मैं इस वर्ग से ताल्लुक़ रखता हूँ, इस जाति से आता हूँ, ये मेरे घर की परिस्थिति है, मेरे पास खाने के पैसा नहीं है, मैं एक टाइम ब्रेड से खाना खाता हूँ, इससे ब्रेड से पेट भरता हूँ। तो वहाँ के जो प्रोफेसर थे या लोग थे पढ़ने वाले, उन्होंने फिर इनसे एक प्रॉमिस किया कि हम तुमको रस्टिकेट तो अब नहीं करेंगे, दोबारा एडमिशन तुम्हारा हो जाएगा लाइब्रेरी में, लेकिन शर्त एक है। उन्हें बताइए कि सर बोलिए क्या है शर्त है। उन्होंने बोला शर्त ये है कि तुम हमारे साथ खाना खाओगे। उन्होंने बोला सर मैं ऐसे नहीं खा सकता। क्यों? सर हमारा समाज इसको आज्ञा नहीं देता है। भाई किस समाज से आते हो? सर ऐसे ऐसे आता हूँ मैं। उन्होंने बोला यही तो आपको बदलना है, और जो तुम 22-23 घंटे पढ़ाई कर रहे हो इसका भी फायदा तभी है तुम जब अपने समाज के लिए कुछ कर पाओगे। तो इन्हें वो बात अच्छी लगी, उन्हें उस बात को वहीं पे गांठ मान ली, करना है तो समाज के लिए ही करना है, अपने लिए तो मैं कर चुका हूँ जितनी पढ़ाई करनी है। उनका पेट गुजारा हो सकता था, इतने पढ़ लिख चुके थे, इन्हें बाहर आने की क्या जरूरत थी। आप सोच के देखो, जो इतना बंदा पढ़ लिया हो, PhD 3 बार कर लियो, प्रोफेसर की जॉब कहीं भी दे देगी, कोई भी यूनिवर्सिटी विदेश में प्रोफेसर जॉब दे देगी और ये अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन इन्हें अपने जीवन से मतलब नहीं था, इन्हें अपने बोलते हैं ना कि अपने शौक़ नहीं करने थे, पूरे अपनी ज़िंदगी अय्यास में नहीं काटनी थी। इन्हें तो अपने पूरे समाज की जिम्मेदारी ली थी, पूरे निम्न जो स्तर के लोग हैं जो उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है उनके लिए जिम्मेदारी ली थी, उसके खिलाफ वहाँ काम करने गए थे, उनके हित में वहाँ पे जो है पढ़ाई करने गए थे। तो वहाँ पे पढ़ाई करी, ब्रेड खा गए, इन्हें रस्टिकेट करने से फिर वापस बुला लिया। तो एक दिन क्या हुआ, ये एक ऐसी लाइब्रेरी में लेट हो गए, पढ़ते पढ़ते लेट हो गए। तो जो वहाँ का पियोन है तो उसे वहाँ पे जो लॉक करना था, रात को लाइब्रेरी बंद होती थी, तो उसने क्या काम किया, उसने लॉक ना करके वो लाइब्रेरी के बाहर ही सो गया। अब ये रात को जब उठ के चले वहाँ बाहर थोड़ा हवा लेने, तो इन्हें देखा यार पियोन तो बाहर सो रहा है। इन्होंने पियोन को डिस्टर्ब नहीं किया, उस पर एक कपड़ा डाल के कि इसकी ठंड लग रही होगी, वो भी अब वापस आके पढ़ने लगे। तो पियोन से पूछा रात लाइब्रेरी बंद थी या नहीं थी, तो पियोन ने भी इनके लिए झूठ बोला कि सर लाइब्रेरी तो टाइम से बंद हो गई थी।
बोले नहीं, लाइब्रेरी तो खुली थी, या पढ़ रहा था कोई ना कोई, पता लगा कि बी आर अम्बेडकर पढ़ रहे थे। उन्होंने अपने जान जोखिम में डाली, नौकरी को दाव पे लगा के बोला सर नहीं, लाइब्रेरी तो टाइम से बंद हो चुकी थी। तो कुछ लोग इनके जीवन में महत्वपूर्ण भी रहे थे, जैसे इनकी एक माता जी थी, एक इनके टीचर थे, ठीक है। फिर ऐसे ही चलते चलते इन्होंने जो काम किया, या अब बोल लीजिए वहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद, यहाँ से पीएचडी वगैरह करने के बाद, इथिक्स से करने के बाद 2 साल यहाँ पे रहे लंदन स्कूल में, जो यूनिवर्सिटी है। वहाँ से आने के बाद जिस शर्त पे गए थे, छात्रवृत्ति के लिए जो गए थे, उसी अनुसार इन्हें क्या करना था, जो गायकवाड़ घराने के लिए इन्हें एक सैन्य के अच्छे पद पर नियुक्त होना था, ठीक है, अच्छे पद पर, सचिव के पद पर बोलते हैं जिसे, सेना सचिव के पद पर इन्हें नियुक्त करना था, नियुक्ति देनी थी। तो क्योंकि उसमें लिखा था जब छात्रवृत्ति दी थी कि जब अपनी पढ़ाई पूरी हो जाओगे तो आप उस घराने के लिए काम करेंगे जिसने आपको छात्रवृत्ति प्रदान की है। ये आए वापस, इन्होंने लगा कि अब तो पढ़ाई पूरी कर ली है, काफ़ी समय गुजर चुका है, हो सका भारत की परिस्थिति थोड़ी चेंज हुई हो। ये अपना पढ़ाई करने के बाद आए तो बताते हैं कि जैसे ही स्टेशन पे आए तो स्टेशन पे देखा, इन्हें उम्मीद थी कि कोई ना कोई लेने आएगा तुम्हें। स्टेशन पे खाली, कोई कुछ नहीं, स्टेशन पे कोई नहीं मिला। ये फिर भी चलो छोटो, कोई नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। ये आए तो इन्हें रुकने की कोई व्यवस्था ही नहीं, ना किसी ने कर रखी थी। ये खुद ही जाके एक धर्मशाला खोज करते हैं और देखते हैं कि हिंदू धर्मशाला भी थी। इन्हें पता था हिंदू धर्मशाला में तुम्हें रुकने की अनुमति नहीं है, लेकिन इन्हें पता था जो पारसी धर्मशाला है यार, इनमें यहाँ कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो यहाँ अछूत नाम की कोई चीज़ हो या व्यवस्था हो, या यहाँ हिंदू धर्म के खिलाफ या हिंदू धर्म के लिए कुछ ऐसी भेदभाव वाली भावना नहीं है। तो हो सकता है मुझे यहाँ कुछ ना कुछ कमरे की सुविधा मिल जाए 1-2 दिन के लिए। तो वहाँ गए, वहाँ से पियोन से बात करी, सर ऐसे ऐसे बात है। तो इन्होंने अपनी जाति नहीं बताई। उन्होंने एक कमरे में ऐसी ही, उसमें फर्नीचर वगैरह भरा हुआ था, बहुत सारा सामान था, एक स्टोर रूम टाइप था, उसमें रुकने की व्यवस्था कर दी। ये व्यवस्था कर दी वहाँ के लोगों को, या लोग से पहले वहाँ के उनके पियोन को पता लग गया कि ये तो जो है एससी समाज से है, ये जो है निम्न उससे समाज से इस तरह से बिलोंग करता है। उन्होंने बताया क्या तूने मुझे बताया नहीं, तूने तो ऐसे हमें यहाँ परमिशन देती ही नहीं, तूने बताया हमें कि हम जो है निम्न जाति से मैं जो ताल्लुक़ रखता हूँ। अम्बेडकर ने बोला यार कैसे भी करके तू इस चीज़ को यहीं दबाओ और मेरा नाम किसी श्रवण समाज के नाम के सरनेम से जोड़ के लिख दो रजिस्टर में। उन्होंने कहा चल यार ठीक है कर देता हूँ। उन्हें बताने के बावजूद भी, क्योंकि मैं एक सेना के अधिकारी के पद पर नियुक्त हुआ हूँ, तब भी इनके साथ ये भेदभाव थे जो बता रहा हूँ। तो उन्होंने नाम लिख दिया। तो जो कुछ % लोगों को पता लगा, अब अगले ही सुबह वो डंडा वंडा ले गए, अपने पहुँच गए वहाँ कि तूने हमारी जो धर्मशाला है इसको अपवित्र कर दिया है, तूने क्या रुका, क्यों रुका है, हमने मारने वरने की व्यवस्था होगी, पूरी कर दी थी इनको। इन्होंने खैर कैसी समझा के हाथ वैथ जोड़ के वहाँ से निकाल के आ गए, क्योंकि वहाँ बड़ी दुर्घटना भी घट सकती थी। वहाँ से आ गए, सूचना दी वहाँ गायकवाड़ घराने को कि मैं आ चुका हूँ और मेरे जो है ऑफिस की व्यवस्था कराओ कहाँ है। तो जो इनके ऑफिस की व्यवस्था थी, तो इनकी भाई उच्च पद पर थे, तो उस पद पर बैठने के लिए उनकी चेयर वेयर सब थी तो अलग ही, लेकिन इनके साथ दुर्व्यवहार ऐसा ही हुआ जैसा हमारे वहाँ चपरासी के साथ भी नहीं था। इन्होंने बोला कि भाई फाइलें लाओ, पानी लाओ। इन्हें तो ये था ना कि तुम थोड़े ऊंचे पद पर हो, अब चाहे बिरादरी कुछ भी है। तो वहाँ के जो पियोन थे उन्होंने देखा कि यार ये तो निम्न जाति का लोग है, या शूद्र है, ये तो ऐसी समाज से बिलोंग करता है, ये हमें जो है दे रहा है, निर्देश दे रहा है कि फाइल पकड़ाओ। तो उसने फाइल वहीं से फेंक के मारी। और ये बताते हैं, अपनी जीवन कथा में लिखते हैं, आत्मकथा में, कि वो फाइल, उनके पेज और उनमें लिखी गई बातें मुझे बहुत टाइम तक इकट्ठी करने में समय लग गया। वो इस तरह इनके ऊपर फेंकी थी। और उनमें ऑफिस में पानी की व्यवस्था उस तरीके नहीं थी जो वहाँ सब अधिकारियों की थी, या निम्न जो मतलब थोड़े नीचे पद के जो हमारे अधिकारी थे, उनके लिए भी उनसे अलग व्यवस्था इनके लिए पानी की गई। तो वहाँ ऐसे काम करते रहे, चलता रहा। तो इनके 2 साथी और थे, एक जो ईसाई था और एक हिंदू था। इनके साथ वो दोनों दोस्त जो हैं वो भी भारत आए थे। तो जब वहाँ पे रुकने की व्यवस्था तो उसमें धर्मशाला में हुई नहीं, उसके बाद वे बात करते हैं अपने जो ईसाई जो दोस्त था उससे कि भाई ऐसे ऐसे मुझे कमरा चाहिए, बताओ। उसने कहा यार कमरा तो मैं दे दूँ,
पर मेरी घरवाली जो है उसको पता लगेगी और वो बोलेगी तुमने एक ऐसी जाति के लोग को यहाँ बसा लिया है, तो हमारे यहाँ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमारा तो परिवार उजड़ जाएगा। उन्होंने कहा यार तुम्हारे यहाँ तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तुम्हारे तो जो ग्रंथ है इनमें कुछ नहीं लिखा है ऐसा। उसने बोला भाई ग्रंथ में बेशक ना लिखा हो लेकिन चीज़ें वही सेम है। तो जब इन्होंने बताया कि जो चीज़ या जो अछूत, जो छुआछूत की बीमारी या जो अछूत चीज़ें हमारी हिंदू समाज में हैं वही चीज़ें हमारी ईसाई समाज में भी हैं और वो चीज़ें हमारी पारसी समाज में भी हैं। जो चीज़ें हमारे हिंदू धर्म में अपवित्र मानी गई हैं वही चीज़ें हमारे ईसाई धर्म में मानी गई हैं, वही चीज़ें हमारी पारसी धर्म में मानी गई हैं। फिर ये बात करते हैं अपने हिंदू वाले जो दोस्त हैं इनका कि यार ऐसे ऐसे मुझे रुकने की व्यवस्था कराओ। बोलने लगे यार मैं रुकने की व्यवस्था करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त हैं हम अच्छे खासे, लेकिन समस्या ये है जो मेरे यहाँ काम करते हैं ये सब यहाँ से भाग जाएंगे यार, मेरे तो काम चौपट हो जाएगा, तो तू कुछ और जुगाड़ देख ले। इन्होंने सोचा चल ठीक है भाई, जब ऐसी व्यवस्था नहीं है तो ये अपना इधर उधर ही समय काटते रहे। कुछ समय होने के बाद इन्होंने सोचा यार ऐसे तो समाज का उद्धार होने से गया, ऐसे समाज का उद्धार नहीं होगा, ऐसे नौकरी से उद्धार नहीं होगा। इन्होंने कुछ दिन एक कॉलेज में प्रोफेसर की रैंक पर भी काम किया। तो बताते हैं जैसे वे प्रोफेसर के वहाँ पढ़ाने गए तो वहाँ जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए बैठे थे उन्हें देखकर और इनकी जातिवादी को पता करा के वहाँ से भाग गए कि हम एक निम्न जाति के टीचर से नहीं पढ़ेंगे या लोग से नहीं पढ़ेंगे। इन्होंने खूब समझाया कि आप मुझे जाति के नाम से ऐसे मत तोलो भाई, मेरे ज्ञान को देखो, जो मैं पढ़ाता हूँ उसको समझो। तो इन्होंने प्रोफेसर से बात करनी चाहिए, प्रोफेसर ने इनसे सीधे माथे नहीं बात करी। तो उन्होंने एक फैसला लिया और एक उस दिन एक प्रॉमिस किया बच्चों से कि आप, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप एक हफ्ते सिर्फ मेरी क्लास ले लो, उसके बावजूद जो आपको करना है कर लेना। तो उसके अनुसार कुछ बच्चे उनके लिए जो है खुश हुए। जब खुश हुए तो इन्होंने क्लास चालू कर दी और बताते हैं कि एक हफ्ते बाद इनके पढ़ाए हुए वे बच्चे और वो सभी प्रोफेसर इनसे इतने प्रभावित हुए कि इनके कई लेक्चर उस कॉलेज में लगवाते थे, कई लेक्चर लगवाते थे। लेकिन उन बच्चों का भी कर्म देखो, उन बच्चों का भी जो है धर्म देखो, वो घर जाके ये नहीं बताते थे कि ये जो प्रोफेसर है हमारा, ये जो टीचर है, ये हमारे निम्न बिरादरी से है, निम्न जाति से है, क्योंकि उनका कॉलेज जाना बंद हो जाता। ऐसी व्यवस्था थी हमारे समाज में, जो हम हिंदू समाज बोलते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से कॉलेज के पढ़ाई करने के बाद, वहाँ से पढ़ाने के बाद उन्होंने वहाँ से भी मन नहीं लगा, क्योंकि वहाँ से भी इनके समाज का कहीं ना कहीं उद्धार नहीं बनता था। फिर उन्होंने क्या काम किया, फिर उन्होंने कि ऐसा निर्णय लिया कि मैं अब जो काम करूँगा वह देश सुधारक या धर्म सुधारक के लिए करूँगा। इन्होंने गीता या रामचरितमानस या रामायण इनको जो पढ़ने की जो है व्यवस्था करी, इन्हें सब चीज़ पढ़ डाली, सब पता था इनको। लेकिन सब में सिर्फ वही एक चीज़ बटी हुई थी, रामायण में भी, इनके ग्रंथ में भी, हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, उनमें सब चीज़ें पता थी कि मनुष्य की जो वर्गीकरण है या मनुष्य की जो वर्गीकरण या उनके जो जातिवाद है वो सिर्फ जन्म के आधार पर है, उनके कर्म के आधार पर नहीं है। और अंबेडकर जी क्या बोलते थे कि हमारे यहाँ जो ये वर्गों का जो हमारा वर्गीकरण है या हमारा जो ये जो जाति का जो बंटवारा है, ये हमारा जो जाति के नाम पे नहीं होना चाहिए, ये हमारा कर्म के आधार पर होना चाहिए, ये हमारा कर्म के आधार पर होना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं। जो कर्म जैसा व्यक्ति करेगा उसको उसी जाति में डाल देना चाहिए। जैसे जो स्वर्ण समाज के लोग थे, जो काम कोई भी समाज का अच्छा काम करेगा उसको स्वर्ण समाज में करो, जो नीच काम करेगा उसे निचले से उसमें जाति में डाल दो। तो इनका ये मानना था। तो इन्होंने महात्मा गांधी से भी ये गुजारिश करी कि सब एक बात करना, अब कुछ चीज़ें, आप तो महात्मा हैं पूरे देश के, आपको तो लोग मानते हैं और आपको बिना जातिवाद के और भेदभाव के लोग आपसे जुड़ते हैं, क्योंकि जब भी गांधी जी आंदोलन करते तो बड़े स्तर का आंदोलन करते थे। गांधी जी और इनकी विचारधारा में बहुत टकराव थे। गांधी जी मानते थे कि भाई ये जो हमारी व्यवस्था है ये जातिवाद सही है, ये जन्म के आधार पर होना चाहिए जातिवाद, या ये जो वर्गीकरण है या जो वर्ण व्यवस्था है। और ये क्या चाहते थे, ये कहते थे कि भाई ये जन्म के आधार पर नहीं, ये कर्म के आधार पर होना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर महात्मा जी में और इनमें बहुत बड़े टकराव थे। तो इनके सवाल जवाब भी होते रहते थे। ये महात्मा गांधी से पूछ रहे हैं, बताओ आप, अगर मैं बोलूं
कि आपको ये शूद्र समाज का या निम्न सदन समाज का ये लोग है और आपके ये आंदोलन में आता है, क्या आपसे सहमत हैं? तो बोल देते हाँ। कि अगर मैं बोलूँ कि इस निम्न जाति के लोग को आपको अपने इसमें जो ये आंदोलन चल रहा है, क्या आप इसमें इसको की पोस्ट पर बैठाएंगे या आपको एक इस आंदोलन की बागडोर संभाल लेंगे? तो महात्मा गांधी जी चुप हो जाते थे, बोलते थे नहीं। तो बोलते थे फिर तुम जातिवाद के ऐसी बातें क्यों करते हो? बोलने लगे कि मैं जातिवाद के पक्ष में हूं और मैं जन्म के ही आधार के पक्ष में हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि लोगों को उस अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी का उनको अभाव होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस देश में अछूत नाम की या छुआछूत नाम की बीमारी रहनी चाहिए, मैं नहीं चाहता, मैं इसको खत्म करना चाहता हूं, लेकिन मैं इस व्यवस्था को मानता हूं। अंबेडकर जी कहते थे कि छुआछूत तो खत्म हो ही जाएगी, लेकिन तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इस वर्ण का या इस जाति के आधार जो है हमारा जन्म होगा। इस जाति का, जातिवाद का, जाति में बांटने का काम जिस दिन धर्म के अनुसार हो गया, कर्म के अनुसार हो गया, उस दिन इस समाज का संपन्नता पूरी हो जाएगी। अब गांधी जी बोलने लगे कि क्योंकि गांधी जी का बेटा था, इनके 2 बेटे थे जिनका मुझे पता है, जिनके बारे में मैंने पढ़ा है, उनकी जो अफेयर था वो एक मुस्लिम महिला से हो गया। तो मुस्लिम महिला होने के बाद, ये उसी दौरान की बात बता रहा हूँ मैं, उनका अफेयर मुस्लिम महिला के साथ हो गया। ये स्वर्ण समाज से आते थे, वो मुस्लिम महिला थी, निम्न सदन उसकी थी, वर्ण की थी। तो गांधी जी उसके बहुत खिलाफ हुई, बहुत आलोचना करी, बहुत उसके पक्ष में विपक्ष में गए और उसको खूब धमकाया पंगाया। फिर पता लगी कुछ दिन बाद इनके छोटे बेटे ने कोर्ट मैरिज कर लिया, वो मुस्लिम महिला है। तो साफ तौर पर मानना यह था कि उस दौर में भी जितने भी लोग थे हमारे स्वर्ण समाज के, वो भी इस चीज़ को मानते थे कि भेदभाव हमारे समाज में है, लेकिन इसको कम करना कोई नहीं चाहता था। बी आर अम्बेडकर जी ने बोला महात्मा गांधी से कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सब स्वर्ण समाज के हैं, सब स्वर्ण समाज के हैं ना। तो कौन सा नेता ऐसा है कि अब अपने बच्चों की, अपनी जो व्यवस्था है वो निम्न वाले जो इस तरह वाले बच्चों के साथ शादी कर ले या उनके साथ खाना पाना बैठ के कर ले, और जब मदद की बात आती है तो आप निम्न स्तर के लोगों को ढूंढते हो, SC ST को ढूंढते हो, शूद्र को ढूंढते हो। तो गांधी जी को इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था, वो चुप हो गए। बोले अम्बेडकर जी बात ऐसी है, ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगी। उन्होंने बोला जल्दी नहीं, प्रावधान ऐसा करिए कि ये चीज़ें लिखित रूप में हों, तभी हो पाएंगी, ऐसे बातों से नहीं होंगी। बोले मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ महात्मा जी, लेकिन आप ये बताइए, आप 1000-2000 साल में एक महात्मा पैदा हुए हो, अब हम अगले महात्मा का पैदा होने का इंतजार करेंगे कि जब वो महात्मा होंगे, जब व्यवस्था खत्म हो जाएगी पूरी। तो ऐसे ही चलते चलते जो हमारे ये थे बी आर अम्बेडकर जी, उन्होंने बोल दिया, साफ बोल दिया कि मैं जो है धर्म परिवर्तन करता हूँ। अब महात्मा गांधी को ये बातें कहीं ना कहीं चुभी, उन्होंने बोला यार ऐसे मत कर। और एक कथन बोला, कथन लिखा हुआ है किताब में, कि अंबेडकर ने जब धर्म परिवर्तन करा, उस टाइम की बात है ये, उस टाइम महात्मा गांधी लिखते हैं कि वो दौर अस्पृश्यता का, अनटचेबिलिटी का आखिरी पड़ाव है। कृपया अंबेडकर जी आप ऐसा निर्णय, ऐसा कदम ना ले जो धर्म परिवर्तन से आप इस चीज़ को बदलना चाह रहे हो। आप इसकी और थोड़ी सी कोशिश ये करें कि इस चीज़ को और देखें, और कोशिश हम भी करते हैं, आप भी करो, कि समाज में कहीं ना कहीं सुधार हो। तो बी आर अम्बेडकर जी फैसला ले चुके थे कि मुझे इस धर्म में जीना ही नहीं है, इस हिंदू धर्म में रहना ही नहीं है। इन्होंने बोल दिया कि मैं, जीवन मेरा या जन्म मेरा हिंदू धर्म में बेशक हुआ हो, मरूंगा मैं जो है हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, मरूंगा मैं अन्य किसी धर्म में ही। तो ये इनका खुद का निर्णय था। अब कैबिनेट की बात चली रही थी, कैबिनेट का काम चल रहा था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं महात्मा गांधी के पास। तो वो स्वर्ण समाज के थे, देखो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात बता रहा हूँ आपको, स्वर्ण समाज के थे। उन्हें पता था, पूरे देश में जितने पढ़े लिखे महान व्यक्ति थे उन्हें सभी पता था कि भाई बी आर अम्बेडकर जी बहुत बड़ी महान हस्ती हैं, हमारे देश में उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, इतनी डिग्री किसी के पास नहीं है, चाहे वो किसी भी पद का आदमी हो, किसी भी पद पर जो है वो काम किया हुआ हो। तो पूरी कैबिनेट की लिस्ट ले आए, उसमें सैकड़ों नाम, ये इस चीज़ का होगा, ये होगा, ये होगा, उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम नहीं। गांधी जी को दिखाई, गांधी जी ने बोला यार इसमें तो अम्बेडकर का नाम नहीं है, बी आर अम्बेडकर का, भीमराव का। बोले नहीं, क्यों?
मैं नहीं चाहता कि ये लोग जो है निम्न जाति के लोग जो हैं हमारे इस कैबिनेट में का हिस्सा हों। उन्होंने बोला नहीं, जो उन्होंने पढ़ाई की है उनकी पढ़ाई को वो खुद यूनिवर्सिटी, वो खुद देश इनका सम्मान करता है, तो हम देश अपने देश का क्यों ना करें, और वो कहीं ना कहीं इस देश के कल्याण के लिए ही काम करेंगे, तो उनको आप इस चीज़ में, इस लिस्ट में शामिल कर लो। तो उनको इस लिस्ट में शामिल करवाया महात्मा गांधी ने ही, और उस पद पर करवाया जो एक मुख्य समिति थी, प्रारूप समिति थी, उस पद पर उन्हें जो है नियुक्त करवाया। तो नियुक्ति होने के बावजूद, नियुक्ति करने के बावजूद ही सबको पता था, हमें भी पता है, सबसे पढ़े लिखे आदमी थे, सिर्फ एक BN राव जो व्यक्ति है, वो एक जो हमारे संविधान सभा के सलाहकार हैं, वो कहीं ना कहीं लगभग ही ये अंबेडकर जी के आसपास शिक्षा का स्तर रखते थे, और कोई नहीं था। तो उनका जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया। उन्होंने प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनने के साथ साथ ही उन्होंने एक ऐसी चीज़ उसमें लिखी जो अपना समाज और महिलाओं का जो शोषण हो रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई या कानून में डाल सके, वो सब अम्बेडकर जी ने संविधान में डाल दिए। और उन्हें पता था कि आने वाली सरकार स्वर्ण समाज की होगी, वो फिर इनके हित को छीनेगी, तो मौलिक अधिकारों को एक गारंटर के रूप में सुप्रीम कोर्ट को बना दिया। ये उनका ही काम है कि मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती हमारी कोई भी संसद या सरकार, ठीक है। और मौलिक अधिकारों में भी जो हमारे 6 तरह के मौलिक अधिकार है, उनमें सबसे पहला जो 14 आर्टिकल 14 से 18 वो हमारा समानता का अधिकार है। और उसी दौरान अंबेडकर जी यूनिफॉर्म सिविल कोड को मांग की थी नेहरू जी से, तो नेहरू ने बोला हाँ चुनाव जीत जान दो, चुनाव हो जान दो 51-52 के, उसके बाद देखेंगे। और ये इनकी डिमांड थी BR अम्बेडकर की कि नेहरू जी आप ऐसा करिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, समान संहिता वाला काम करिए, जो हमारी है समाज की महिलाओं हैं इन्हें भी जो है सम्मान पूरा मिलना चाहिए, जो सम्मान लोगों का है पुरुष उसका वर्ग का है वही हमारी महिला वर्ग का होना चाहिए। इन्होंने बोला हाँ चुनाव के बाद देखेंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे। तो चुनाव भी हो गया, तो ये जो हमारी कैबिनेट की जो हमारी सरकार थी या जो हमारी मिनिस्टर थे उसमें कानून मंत्री के रूप में नियुक्त थे। तो इन्होंने देखा जब चुनाव भी होगा, सारे काम हो गए, जवाहरलाल नेहरू ने कहीं भी इस चीज़ को नहीं रखा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। इन्होंने सदन में खड़े होकर अपना इस्तीफा जो है तैयार किया और इस्तीफा वहाँ से अपना बोल दिया। इन्होंने इस्तीफा ऐसे नहीं दिया लिखित रूप में, इन्होंने सदन में खड़े होकर बोला कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे द्वारा बोली हुई बातें या मेरे से जो किए हुए वादे नेहरू जी नहीं निभा पा रहे हैं, और इसी के खिलाफ मैं अभी इसी वक्त इस सरकार से मैं अपना जो है रेजिग्नेशन लेटर देता हूं और अभी इस जो अपने कानून मंत्री का पद है इससे छुटकारा पाता हूं। और वहाँ से एकदम इन्होंने जो इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उस पर काम करने लगे भाई। हिंदू मैरिज एक्ट, एक हिंदू सिविल कोड भी होता है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है ना, उसका एक बड़ा भाग जो है हिंदू सिविल कोड होता है, उसके 4 भाग हैं। हिंदू मैरिज एक्ट जैसे, तो ये सब अवधारणा थी हिंदू समाज में जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ की महिलाओं के लिए भी, यहाँ की जो महिलाएं हैं हिंदू धर्म की, इनको कोई अधिकार नहीं मिला था। इनका भी अधिकार ये नहीं थे कि अब अपने पुरुष के खिलाफ कुछ बोल सकें। मैं बात करूँगा आगे मनुस्मृति की, जो इन्होंने जला दी थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, जिसके खिलाफ खूब आंदोलन हुए, खूब ये हुए, लेकिन क्या सही था क्या गलत था मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी मैं उनका आपके बारे में बात बताना चाहता हूँ, क्या कुरीतियाँ हैं हिंदू धर्म में अभी भी। तो ये जो है इस्तीफा दे के चले गए। अब चुनाव जीत गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अपने देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदू सिविल कोड, ये चीज़ें लाना चाहते हैं। तो जब उस टाइम पॉपुलेशन थी पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने वाह 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 तालियां बज गई, वाह बहुत बढ़िया काम करने जा रहे हो। तो जब पता लगा असल में कि ये चीज़ें हैं, महिलाओं का जो है ये अब जो शोषण है इनको खत्म हो रहा है, अब महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, तो समाज में कहीं ना कहीं क्रोध की भावना बढ़ती चली गई। तो ये हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ। हिंदू समाज में महिलाओं को ये भी परमिशन नहीं थी, अगर चाहे उनका आदमी, उनका घरवाला, उनका हस्बैंड, उनका जो है पति परमेश्वर जी एक शादी के बाद दूसरी शादी कर लो या दूसरे के साथ कैसे रिश्ते बना लो, अफेयर चला लो, लेकिन वो स्त्री उसे छोड़कर नहीं जाती थी, नहीं उसके खिलाफ कुछ बोल पाती थी।
ये कुरीतियाँ थी, ये हमारे नियम थे लिखे हुए, ये हमारे अम्बेडकर जी ने हटाए हैं, उनकी देन थी, उन्होंने डिमांड की थी जब से। आप बोलते हैं ना कि एससी के ये नेता हैं या एससी के ये चेहरे हैं या एससी समाज के हैं या उस समाज, ये सब जो दबा हुआ वर्ग था उस सब के नेता हैं, उस सब के कर्ता धर्ता हैं ये। मैं इस चीज़ को आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ जब खत्म हुई, अब बात करते हैं हम अपनी इसकी अबोलिश्ड मनुस्मृति। इसको इन्होंने आग लगा दी थी, इसको आग लगा दी, फूंक दिया, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है। अगर इसको समझाऊं, अगर मनुस्मृति आप पढ़ना तो इसके अध्ययन पढ़ना, तो इसमें एक 14वां अध्याय है। उस 14वें अध्याय में साफ साफ लिखा है कि तुम सॉरी, ये जो समाज जो बंटवारा था ना, कि जो स्वर्ण समाज है ये किसी भी समाज की महिलाओं के साथ संबंध बना सकता है, प्यार कर सकता है, शादी कर सकता है, ठीक है। तो जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उनके मैंने बताया कि वो किसी भी समाज के जो है महिलाओं के साथ संबंध रख सकते हैं या शादी कर सकते हैं। अब आई उससे नीचे वाले समाज की बात, क्षत्रिय बोलते हैं। वो क्या था, वो स्वर्ण समाज की महिलाओं को छोड़कर अन्य किसी निम्न सदन जो है जाति की महिलाओं के साथ संबंध बना सकते हैं या प्यार या शादी कर सकते हैं। और जो शूद्र या इसकी बात आई, एससी समाज की बात आई, शूद्रों की बात आई, उसमें साफ साफ लिखा कि वे अपने ही समाज की महिलाओं के साथ शादी ब्याह प्रेम प्यार कर सकते हैं। ये इसमें लिखा हुआ है। एक और चीज़ लिखी हुई है, इसको कभी अध्ययन करना आप। एक चीज़ और लिखी हुई है कि पति चाहे गैर संबंध या गैर महिलाओं के साथ संबंध बनाए, गैर महिलाओं के साथ कोई छेड़खानी करे या नशा पत्ता के कुछ काम करे या कोई नीच हरकत करे, उसकी पत्नी का अधिकार यही है कि उसकी जगह उसके चरणों में ही है। उसे पति परमेश्वर मानने की, अब बोल देना कि पति परमेश्वर मानने के लिए पदबंध है कि उसको पति परमेश्वर ही बोलेगी, उसकी जगह उसके चरणों में ही है। जबकि चाहे पुरुष किसी भी जो है राक्षस जाति से भी हुआ तो भी, ये हमारी इस चीज में लिखा हुआ है। इसलिए अंबेडकर जी ने इसको आग लगाई थी कि ये उस धर्म की बात करता है, ये उस धर्म के अपने प्रेमबल या प्रस्तावना बताता है, जिस धर्म की आलोचना, जिस धर्म के बारे में विशेषता बता रहा है, उस धर्म में ऐसी व्यवस्था है क्या? और अगर ऐसी व्यवस्था है तो वो धर्म नहीं है, वो एक मानव का या मनुष्य का जीवन को, बोलते हैं ना कि जीवन को घोट घोट के मारने का एक षड्यंत्र है। अगर आप इस समाज में ऐसे धर्म में जी रहे हो तो इसे आग लगा दी। हमारा जो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद में साफ लिखा है, उस ऋग्वेद में साफ लिखा है कि मनुष्य किस जाति का है वो उसके जन्म के आधार पर नहीं होगा, वो उसके जन्म के आधार पर नहीं होगा, उसके कर्म के आधार पर होगा। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया, जैसे जैसे और वेद आते गए, सामवेद अर्थवेद, उनमें इन चीज़ों की आलोचना होने लगी। जो ये चीज़ें हैं, मान लिया जो कन्या का जन्म होता है उसकी आलोचना हुई कि कन्याओं का जन्म अच्छा नहीं है, और जो हमारा ये कर्म के आधार पर जो हमारा बंटवारा था, इसको छोड़ के जन्म के आधार पर जो है विशेष दर्जा दिया गया। तो कमियां हैं भाई। और भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसी ही हिंदू धर्म नहीं छोड़ा था, सब चीज पढ़ रखी थी उन्होंने, सब चीज पता थी, और उन्होंने पहले भरपूर कोशिश करी कि इस धर्म में जो भी कुरीतियां हैं उनको इससे बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन हमारा कुछ एक समाज, स्वर्ण समाज जो ब्राह्मण समाज कहलाता है, वो इस चीज से ना खुश था। वो खुश था इस चीज से सिर्फ कि तू ही इस पद पर स्वीकार करे और तू इस पद पर बैठे हमेशा, जो इस देश को चला रहे हैं या जो इस देश की जो सरकार को चला रहे हैं या इस देश के कानून में भाग है। वो नहीं चाहता था कि और कोई समाज, वो क्षत्रिय समाज को नहीं चाहता था। जो ब्राह्मण समाज है, कभी क्षत्रिय समाज को ये नहीं चाहता कि ये समाज भी हमारी बराबरी में आके बैठे। क्षत्रिय समाज कभी नहीं चाहता शूद्र समाज आके हमारी बराबरी में बैठे। ये मानसिक सोच है लोगों की। तो ब्राह्मण समाज, स्पेशली मैं ब्राह्मण समाज की बात कर रहा हूं,
इसने ही इन निम्न जाति के लोगों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार किए हैं, और इतने अत्याचार किए हैं। जो शूद्र लोग थे, जो एससी लोग थे, उनकी परछाई से बचकर ये लोग चलते थे। जब भीमराव अम्बेडकर स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो वे अपने बाहर से अंदर की तरफ आ रहे थे, तो उनकी परछाई उनके लंच बॉक्स के बैग पर ना पड़ जाए, उन बच्चों ने वो बैग हटा लिए थे अपने वहां से। क्या सोचता होगा वो बच्चा उस टाइम, क्या उसकी भावनाएं होगी? तुम्हें अगर मैं खाना खा के पानी ना दूं 10 मिनट भी, तो तुम क्या सोचोगे भाई? लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि सिर्फ एक ही लोग ऐसे हो पाए हैं अभी उस समाज से, कोशिश नहीं करी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बाद में भी ये कहा था कि आप कृपया मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप मुझे भगवान ना माने, आप मुझे मत पूजो, क्योंकि जिस दिन तुमने मैं भगवान मान लिया उस दिन आपने एक कल्पना कर ली अपने मन में कि ये सिर्फ काम भगवान का है, मनुष्य का नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये काम मनुष्य का है, क्योंकि मैं एक साधारण मनुष्य हूं। तो आप हर एक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि आप किसी बड़े पद पर नियुक्त होने के बाद भी अपने समाज को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश करो। अभी हम लोग देखते हैं आईएएस आईपीएस बनकर, आईपीएस तो बहुत बड़ी चीज है, टीचर बनकर भी अपनी जाति छुपाते हैं कि मैं चमार हूं, मैं ये नहीं हूं, छुपा लेते हैं, कुछ भी बता लेते हैं, मैं स्वर्ण जाति का हूं या उसका हूं। क्यों भाई, क्यों छुपाते हो? अरे जो दर्द, जो चीजें, जो पीड़ा तुम्हारी जाति ने तुमने झेली है, तुम उस चीज को छुपाना चाहते हो? उनको बताओ लोगों को कि ये चीज मैं झेल गया हूं, मैं इस अपने समाज के लिए ये चीजें नहीं झेलने दूंगा आने वाले समय में। आज की व्यवस्था बता रहा हूं मैं, हिंदू समाज की आज की व्यवस्था बता रहा हूं। जो ब्राह्मण समाज है, क्या मानते हो क्षत्रिय समाज इस समाज में अभी भी खुल के जी रहा है? नहीं जी रहा है। तुम्हें नहीं आने दे रहे हैं वो ऊपर पद तक, देख लीजिए आप किसी भी उठा के। और हकीकत ये भी है कि जो हमारे रूस है, हमारे अमेरिका है और हमारे भारत है, इनके निर्माता ही एक निम्न जाति के लोग हुए हैं। जो स्टालिन साहब थे हमारे रूस के, जो उनको श्रेय जाता है, ठीक है? तो आप भी ऐसे बनो भाई। हमें ये आज 14 तारीख को हमें ये शपथ लेनी है कि जो भीमराव अम्बेडकर के जो कदम थे, हमें उनके नक्शे कदम पर चलना है। मनुस्मृति को उन्होंने जला दिया, क्या खाक मजा है इस धर्म में जीने का, जिसे अधिकार नहीं है पूरे अपने जीने के और मरने के भी। अब हम बात करते हैं, आप भी बात करते हो कि महात्मा गांधी की फोटो है नोटों पर, ये है। अरे फोटो क्या, किस स्तर की बात कर रहे हो आप? क्या है फोटो में? फोटो आपकी छप जाए क्या आप महान हो जाओगे क्या? मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं गांधी जी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच बात क्या है ये देख लीजिए। जो आरबीआई की स्थापना है ना, वो इनकी लिखी हुई 2 किताबों के ऊपर है, जिसका नाम द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश रूल और द प्रोग्राम ऑफ द, ये है दूसरी किताब, द प्रोग्राम ऑफ द रूपी। इन 2 किताबों को पढ़कर ही, इन 2 किताबों को आधार मानकर ही हमारे आरबीआई की स्थापना हुई है, जो फोटो वगैरह छापते हैं, नोट छापते हैं। तो जो नोट छापने की कंपनी है ना, जो नोट छापने का ठेकेदार है, वो बी.आर. अम्बेडकर के काम से हुआ है, वो बी.आर. अम्बेडकर की लिखी हुई बातों से हुआ है। तो महान कौन है भाई? क्या दिखावा जरूरी है? क्या अम्बेडकर ने कभी बोल के गए हैं कि मेरे फोटो होनी चाहिए? क्या कोई फोटो, अपनी फोटो नोटों पे देखकर क्या आपको महान समझ सकते हैं उसे? महान वो है जिसके काम पर, जिसकी विचारधारा पर आज पूरा देश चल रहा है, महान वो है, और वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। इनके विचार थे कुछ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखता है, वह धर्म नहीं, गुलाम बनने का एक षड्यंत्र है। मतलब हिंदू धर्म में बाई चांस तुक्के से ही होते हैं ना जन्म, कोई फिक्स नहीं होता ना कि इसका धर्म जो है जन्म मेरे इसमें होगा। तो जो धर्म जन्म क्यों एक श्रेष्ठ, जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखें, जन्म से ही, जन्म होते ही पता लग गया स्वर्ण समाज का लोग है और ये एससी समाज का लोग है, तो वो एक समाज, ये धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र है। समझ रहे हो कितनी गहरी बात है ये? वो समाज नहीं है भाई। समाज तो वो है, उनके कर्म के आधार पर बांटे कि हाँ तूने नीच काम किया है तो इस समाज में है, और तूने बढ़िया काम किया तो स्वर्ण समाज में है।
और इन्हीं का ये कथन है बहुत फेमस कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे पिएगा और जो जितना पिएगा वो इतना दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा और वो इतना ही दहाड़ेगा। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी के बारे में जो मुख्य मुख्य बात थी जो मैंने आपको बताई हैं। ऐसी कितनी अगिनत बातें हैं जो इनके बारे में हमने अभी नहीं पढ़ी है, हमने नहीं जानी है अभी भी। तो एक जॉन गुल्टन की एक बुक है एशियन इनसाइड या इनसाइड एशिया, उसमें लिखा हुआ है कि मैं अंबेडकर जी के घर गया था या लाइब्रेरी में गया था जिसमें पढ़ते थे। तो मैं 1938 के आसपास गया था, 1938-40 में। तो उनके पास जो किताबों का जो संग्रह था या किताबों जो कलेक्शन था वो 8000 था। और जब उनकी मृत्यु हुई 1956 में, जब उनके पास 36,000 किताबों का जो है कलेक्शन था। मतलब वो रात दिन किताब पढ़ते थे, लिखते थे। और बताते हैं कि उनके द्वारा लिखी हुई पता नहीं कितने किताबें हैं। जो किताब उन्होंने विदेश में रह के लिखी थी वो बहुत बहुत ज़्यादा किताबें थी। तो वो बताते हैं कि एक बार जो वापसी आ रहे थे देश में, हमारे देश में, तो उन्होंने जो किताब वाला जिस जहाज़ में किताब रखी थी वो जहाज़ डूब गया। और यहाँ पता लगी कि भाई ये किताब जो है ये हमारी डूब गई है, या ये जिसमें जहाज़ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बैठे थे वो हमारे डूब गई हैं। और इन्होंने बोला है, मैं आप सभी से बताना चाह रहा हूँ और आपको ये चीज़ माननी है और इसका आपको संकल्प लेना है कि हमें आज इस चीज़ को ग्रहण करना है। इन्होंने बोला था कि पैर में जूते हों या ना हो, पैर में जूते हों या ना हो, लेकिन हाथ में किताब होनी चाहिए। एकमात्र रास्ता है, एकमात्र शिक्षा ऐसा रास्ता है जो किसी भी समाज को, दबते हुए समाज को उभार सकता है, और सिर्फ शिक्षा एक रास्ता है। जिस घर में उन्हें किसी व्यवसाय करने का पैसा नहीं है, कुछ काम करने के लिए पैसा नहीं है, वहाँ सिर्फ एक काम बचता है, वो है शिक्षा। अगर शिक्षा तुम्हारे पास है, शिक्षा तुमने ग्रहण करी है, तो आप कुछ भी काम कर सकते हो, अन्यथा नहीं। जो समाज अभी ऊंचे पद पर बैठा है, अपना ऊंचा मानता है, अंबेडकर जी ने बोला है कि मुझे ब्राह्मणों से कोई जो है तकलीफ नहीं है, मुझे ब्राह्मणों से कोई तकलीफ नहीं है, मुझे उस ब्रह्मवाद से उससे तकलीफ है जो इन कृतियों का या इन सभी का जो है वो संरक्षक कहलाते हैं अपने आप को। अरे तुम कृति खत्म कर दीजिए, जिसमें कृतियां हैं, जो इसमें नकारात्मक चीज है, उनको सबको खत्म कर दीजिए ग्रंथ से, क्या ही दिक्कत है। इनके समाज की औरतों को, डॉक्टर भीमराव समाज अंबेडकर जी समाज से आते थे, इनके समाज की औरतों को पैर ढकने की सुविधा, वो अनुमति नहीं थी कि अगर वो साड़ी बांधेंगी तो पैर से घुटनों से ऊपर ऊपर बांधेंगी। आप क्या सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो क्या? ये व्यवस्था थी। इन्होंने बोला आप नीचे तक पहनिए, मैं देखता हूं कौन देखता है। बहुत वहां पर जो है बहुत ज़्यादा भटक गए थे लोग, जो भटक गए थे कि ये कैसे करता है, फोर्स तक की बात आ गई थी, लेकिन दबे नहीं, क्योंकि जानते थे कानून और पता था कि समाज को अगर सुधार सकता है तो कोई पढ़ा लिखा इंसान ही सुधार सकता है। ठीक है, एक केरल में एक घटना मैं सुनाऊं, केरल की काफ़ी पुरानी घटना है। तो वहाँ के जो राजा महाराजा थे ना, तो वहाँ पे एक ऐसी ही वर्ग को, एक नारेल नाम की वो थी स्त्री, उसको क्या था, वहाँ ये अनुमति नहीं थी कि तुम जो है अपने स्तन ढक सको। जो आपको साड़ी ब्लाउज सूट वगैरह पहनना है तो आप इससे नीचे नीचे पहनो, स्तन अगर ढकोगी तो उसके लिए आपको टैक्स देना होगा। तो उस महिलाओं ने अपने स्तन ढक लिए। जब उस महिला ने अपने स्तन ढक लिए तो उसके पास जो है अधिकारी लोग पहुंचे, पुलिस पहुंची कि तुमने ये तो हमारे राजा के खिलाफ ये काम किया है, स्तन ढकने की अनुमति नहीं है, अगर अनुमति है तो टैक्स दो। उन्होंने बोला ना मैं टैक्स दूंगी, ना मैंने जो है उघाड़ा छोड़ूंगी, मतलब खुला छोड़ूंगी। उन्होंने बोला ऐसे तो नहीं होगा, तो टैक्स आपको तो देना होगा। तो उन्होंने अपना एक स्तन काट के हाथ में धर दिया कि जाइए राजा के सामने से पेश कर दीजिए। तब से और अब तक उस टैक्स का ना पता, ना उस राजा का पता है। तो बदलाव हम करेंगे ना, बदलाव हम लोग करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। अंबेडकर जी अपनी जिम्मेदारी निभा गए, अपने हिस्से की जिम्मेदारी को बाकायदा अच्छे से निभा गए हैं। आपके ऊपर, आपके कंधों पर कुछ ना कुछ वजन छोड़ के गए हैं, उस वजन को आप समझिए, उस वजन को आप उतारिए। आप भी अपने समाज के लिए, अपने कर्म के लिए, अपने धर्म के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ ऐसी चीजें करिए जिससे अपने परिवार का भी कल्याण हो।
यही कुछ बातें थी अम्बेडकर जी के बारे में। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जयंती के साथ साथ कुछ उनकी शिक्षा को ग्रहण करो, उनके जो कर्म हैं, उनके जो लिखी हुई चीज़ें हैं, उन पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालो। ठीक है, तो मिलते हैं। और ये जो हमारे महान जो हस्ती हुई हैं इस देश में, उनके बारे में एक करके हम पढ़ेंगे। तो ये सीरीज लंबी जाएगी और आशा करता हूँ आप सभी को ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। और जो भी, फिर लास्ट में कह रहा हूँ यार, मैं किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो व्यवस्था है मैं उसको बताना चाह रहा हूँ आपको। क्या आप अभी भी आप आंखें बंद करके, और अगर मुझे बता सकते हैं कि अभी क्या हमारे गांव में छुआछूत की चीज़ें ख़त्म हो चुकी है? क्या अनटचेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है? क्या हमारी नज़र में अभी भी ऊंच नीच वाली भावना है, नहीं है? बताइए। जवाब पता है क्या है? जवाब है कि अभी भी देश में ये चीज़ें बनी हुई हैं, इनको ख़त्म नहीं होने दे रहे। और यही कुछ ब्राह्मण समाज के ठेकेदार ख़त्म नहीं होने दे रहे। ठीक है भाई, इस चीज़ ख़त्म करो, सबको समानता प्रदान करो। जय हिंद, जय भारत।